आगे फिर से आपको क्या करना है, क्रियाकलाप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्रियाकलाप में कि यहाँ पर हमको लेना क्या है, आपका फिनोप्थेलिन, आपने देखा होगा क्षारीय फिनोप्थेलिन। तो फिर से हम देखते हैं कि आखिर में फिनोप्थेलिन है क्या, आपका एक सूचक है ना, जो जब क्या करता है वो एसिड में रहता है तो क्या करता है, एसिड से रहेगा तो वो कैसा रहेगा, कलरलेस। क्या रहता है, कलरलेस। जैसे ही आप क्या करते हो, बेस से मिलाते हो तो वो कौन सा कलर हो जाता है, पिंक। तो यहाँ पर हमको कौन सा चाहिए, जो हम इंडिकेटर ले रहे हैं वो फिनोप्थेलिन है, उसको हम क्षारीय फिनोप्थेलिन बोल रहे हैं, मतलब कि वो पिंक कलर का होगा, ठीक है। तो चलिए आवश्यक सामग्री देखते हैं। 6 परख नलियाँ, परख नली स्टैंड, फुग्गे, ईस्ट, शक्कर, गुड़, फिनोप्थेलिन का क्षारीय घोल, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, 6 परख नली लेना है। तो सबसे पहले हम 3 परख नली लेंगे। 3 परख नली में लेके हम क्या करेंगे, उसमें क ख ग ये ऐसा करके हम क्या कर देंगे, नाम लग देंगे। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, पानी ले रहे हैं, सेम अमाउंट में पानी ले रहे हैं। एक में हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या कर देंगे, शक्कर मिला देंगे और क्या बोलते हैं, ईस्ट मिला देंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, गुड़ मिला देंगे या फिर क्या बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, गुड़ मिलाएंगे और ईस्ट मिलाएंगे, इसमें भी ईस्ट मिलाएंगे, इसमें भी ईस्ट मिलाएंगे। एक में गुड़ है, एक में शक्कर है, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, क ख ग को कर दे रहे हैं। अब हमको क्या करना है, धीरे 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 हम क्या करेंगे, इसको दिन ब दिन अवलोकन करते जाएंगे। अब आपको बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा फुग्गे फूले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये का वाला क्या है, ज़्यादा फूला हुआ है, ख वाला थोड़ा कम फूला हुआ है, ग वाला क्या है, बिल्कुल भी फूला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ईस्ट डाला है, शक्कर डाला हुआ है, वो खाना खा रहा है, जिसके वजह से कौन सा गैस रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने की वजह से क्या हो जा रहा है, आपका ये फूल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सब देख सकते हैं ये ज़्यादा फूला है, कम फूला है, कम एकदम भी नहीं फूला है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको आपको ध्यान से क्या करना है, इसमें हम क्या करेंगे, फिर से 3 परख नली लेंगे, ठीक है। सेम से परख नली में हम फिर से क ख ग डाल देंगे। अब उसको ये जो फूला हुआ बलून है ना, तो इसको क्या करना है, हम उसको रख देंगे और उसको हिलाना है। हिलाने के बाद क्या करना है कि आपको देखना है कि ये जो क्षारीय है, ठीक है, ये जो क्षारीय है वो जो पिंक कलर है, किसका कलर चेंज होता है। तो आप देखेंगे जो है ना ये वाला, ये क्या हो जाएगा, आपका जो पिंक से क्या हो जाएगा, आपका कलरलेस हो जाएगा, फिर से वो क्या हो जाएगा, आपका सफ़ेद हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, आपका एसिड होता है। अब एसिड प्लस बेस आप मिलाएंगे तो क्या हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है। और न्यूट्रल का कलर क्या होता है, आपका सफ़ेद, कलरलेस, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि मैंने क्वेश्चन पूछा था वैसे ही यहाँ पर फिर से क्वेश्चन है कि सबसे अधिक किस परख नली का फुग्गा फूला। तो ख, इसका क्या कारण हो सकता है, क्योंकि उसमें हमने गुड़ डाला हुआ था, ईस्ट डाला हुआ था, वो जो ईस्ट है वो क्या कर रहा है, खा रहा है, ठीक है। किस परख नली का फुग्गा कम फूला, ग वाला। संभावित कारण लिखे, उसमें हमने क्या डाला था, कुछ खाने का पदार्थ ही नहीं डाला था। किस परख नली की फुग्गा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सॉरी कम फूला, कौन सा, ये क है, ये ख है, ठीक है। तो ख वाले में कम फूला है ना, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कम फूल रहा है, ठीक। और फिर यहाँ पर क्या है, किस परख नली के फुग्गे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, गा वाले में। क्यों, क्योंकि हमने उसमें कुछ खाना नहीं डाला था, इसमें हमने शक्कर डाला था, ठीक है, इस वजह से। फिर इस प्रक्रिया का नाम क्या है, और इस प्रक्रिया का नाम क्या है, फर्मेंटेशन, किण्वन, है ना, हमने देखा था। यह प्रक्रिया आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, है ना, ये वाले जितने भी आप कक्षा पढ़ रहे हैं, 6वीं 7वीं में पढ़ चुके हैं कि क्या हो रहा है, ईस्ट खाना खा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, जिसकी वजह से फुग्गा आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको कोई भी इसमें डाउट नहीं है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे है आपका, देखिए आप जानते हैं कि किण्वन प्रक्रिया द्वारा शराब और बियर, सिरका आदि बनाया जाता है, ठीक है। सिरका मतलब विनेगर, जो आप लोग चाउमीन खाते हो ना उसमें डलता है। तो ये सारी जो फर्मेंटेशन, जो सड़ाना, मतलब कि बेसिकली आप फर्मेंटेटेड बोलोगे तो आप उसको क्या कर रहे हो, सड़ाने का काम कर रहे हो। तो जो भी क्या रहता है, आपका जो शराब है, बियर है, सिरका है, वो क्या हो रहा है, किण्वन, सड़ने की वजह से क्या हो रहा है, आपका बनता है। कवकों के अन्य लाभ भी हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कवकों के और भी अलग अलग क्या है, लाभ है। हमारे आसपास पाया जाने वाला कुकुरमुत्ता या मशरूम, जैसे खुम्बी पुटू, है ना, क्या कहते हैं, खुम्बू पुटू के नाम से भी जाना जाता है, एक कवक ही है। इसमें खनिज व प्रोटीन अधिक मात्रा में होने के कारण यह एक
पौष्टिक भोजन है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखिए ईस्ट है, हम क्या करते हैं उसको फर्मेंटेशन है ना, आपका किण्वन के उसमें यूज़ करते हैं और फिर हम बियर सिरका ये सब बनाते हैं। अब क्या है आपका जो मशरूम हो गया, कुकुरमुत्ता हो गया, वो भी क्या रहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पौष्टिक रहते हैं। तो हम क्या करते हैं खाद्य पदार्थ के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। कई दवाइयाँ जैसे पेनिसिलिन आदि अन्य कवकों से बनाई जाती है। अलग अलग प्रकार के कवक होते हैं तो उससे एक क्या बनता है आपका औषधि बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं पेनिसिलिन बोलते हैं। कुछ कवक हानिकारक भी होते हैं, तो जितना हमारे लिए क्या है यूज़फुल है ना, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए क्या है हानिकारक भी है। जो नम मौसम में विभिन्न वस्तुओं खाद्य पदार्थों को सड़ा गला देते हैं है ना, अगर नमी पाई जाए जैसे तो वो क्या करेंगे खाद्य पदार्थ जो है उसे सड़ाने का काम करेंगे। जो क्या और जितने भी आपकी चीज़ें हैं उसे भी क्या कर देंगे सड़ा देंगे। कुछ पौधे और जंतुओं में रोग भी उत्पन्न करते हैं है ना। तो यहाँ पर सब देख सकते हैं कुछ कवक क्या है जानवर में भी करेंगे, पौधों में भी क्या करते हैं आपका बीमारी फैलाते हैं। मनुष्य में होने वाले त्वचा रोग दाद के बारे में आपने सुना होगा, यह कवक के कारण होता है ना। तो जो दाद होता है वो किसकी वजह से होता है, फंगी की वजह से होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से फंगी हमारे लिए जितने उपयोगी होते हैं उतने ही हानिकारक भी होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे किसके बारे में, कवक और आलू के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा ये है डू यू नो, क्या आप जानते हैं जैसे कवक फसलों को भी नष्ट कर देते हैं। जैसे हमने देखे थे पौधे में जंतु में क्या करते हैं बीमारी फैलाते हैं, तो यहाँ पर जो कवक है वो क्या कर रहा है फसल को भी क्या करता है नष्ट कर देता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 19वीं सदी है ना, जब 19वीं सदी में आयरलैंड में एक आलू की फसल को जब परजीवी कवक ने नष्ट कर दिया था तब वहाँ अकाल पड़ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है आयरलैंड में क्या किया था आलू का क्या था फसल था, अब वो क्या है कवक उसको पूरी तरह से क्या कर दिया था बेकार कर दिया था, खराब कर दिया था, जिसके वजह से आलू ना होने की वजह से वहाँ पर क्या हो गया था अकाल हो गया था। अब अकाल हुआ क्यों था, क्योंकि आयरिश लोगों का मुख्य भोजन आलू है, क्योंकि वो लोग क्या खाते हैं मोस्टली आपका आलू खाते हैं। अब आलू ही नहीं है तो वो क्या खाएंगे है ना, जैसे हम लोग क्या खाते हैं धान खाते हैं, चावल है हमारा, गेहूँ है, वो हमारा क्या है मुख्य रूप से हम वो चीज़ें खाते हैं। तो आयरिश के लोग क्या खाते हैं आपका आलू खाते हैं, और वो आलू ही क्या हो गया था पूरी तरह से खराब। इस अकाल के कारण अनेक लोग भूख से मर गए थे, और वहाँ पर ना मिलने की वजह से खाना वो क्या हो गया बहुत सारे जो लोग थे वो भूख से मर गए थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कवक किस प्रकार से पूरी फसल को भी नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस हैं जैसे कि यदि पानी की टंकी 1 महीने से साफ नहीं हुई हो तो बताइए टंकी के पानी में कौन कौन से सूक्ष्मजीव हो सकते हैं। तो पानी की टंकी में तो बहुत सारे सूक्ष्मजीव हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, वायरस हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा शैवाल है ना, काई आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। अमीबा पैरामीशियम हमें नग्न आंखों से दिखाई क्यों नहीं देते, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। अगर हम साइंटिफिक वे में देखें तो वो क्या होता है 100 माइक्रोन से क्या होता है छोटे होते हैं, जिसके वजह से हमारी आंखों को वो नहीं दिखते हैं। ठीक है, तीसरा वर्षा के मौसम में चमड़े के बने जूतों पर फफूंद क्यों लगती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या रहता है कवक आ जाता है, उसमें नमी मिल रही है, नमी मिलने की वजह से वो क्या हो जाते हैं रिप्रोड्यूस होते हैं और क्या करते हैं उसमें फफूंद लग जाता है। धनिया, जीरा, दालों इत्यादि को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए सुखाना क्यों ज़रूरी है ना। अगर आप धनिया जीरा में क्या हो जाएगा नमी आ जाएगा तो वो भी क्या हो जाएंगे सड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, तो नमी से बचने के लिए उसे क्या कर देते हैं सुखा देते हैं। जो उसके अंदर में पानी रहता है वो भी क्या हो जाता है वाष्प के रूप में उड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा फिर उसमें नमी नहीं पाई जाएगी और वो बहुत लंबे समय तक ये क्या रहेगा आपका सुरक्षित रहेगा। ठीक है, सामान्यतः सवाल परजीवी नहीं होते कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, परजीवी क्यों नहीं रहते, क्योंकि वो हरा रंग का रहता है, तो हरा रंग का है मतलब वो खाना अपना खुद बना सकता है, तो उसको दूसरे के लिए निर्भर होने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अभी हमने क्या टॉपिक कवर किया है, सवाल कर लिया है, कवक कर लिया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या प्रोटोजोआ।
ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि आखिर प्रोटोजोआ है क्या। तो आपने अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना के बारे में पढ़ा है। ये सभी आसानी से मिलने वाले एक कोशिका प्रोटोजोआ है। तो आप जो अमीबा बोल रहे हैं, पैरामीशियम, यूग्लेना, जो सबसे शुरू हमने देखा था है ना पिक्चर्स में, वो सारे क्या हैं, एक कोशिका, मतलब सिर्फ एक कोशिका के बने हुए हैं, और वो सारे किसके अंदर आते हैं, आपके प्रोटोजोआ, है ना। इस समूह के जीव पानी, पीचों और पशुओं के शरीर एवं मिट्टी में अन्य सूक्ष्म जीवों की तरह सभी जगह पाए जाते हैं। जिस प्रकार से सभी क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव हमको मिल जाएंगे, पानी, मिट्टी, वैसे ये भी मिल जाएंगे, कभी पौधे में मिल जाएंगे, कभी आपके जंतुओं के शरीर में भी मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ प्रोटोजोआ में एक या एक से अधिक धागे जैसी संरचनाएं होती है, जिनकी सहायता से ये पानी में चलते हैं, फिरते हैं। ठीक है, तो अगर हम कुछ प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए जिसे हम क्या कहते हैं, सिलिया कहते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उसे पानी में रहते हैं ज़्यादातर, तो ये क्या होता है, उसे तैरने में, है ना, एक से दूसरे जगह जाने में क्या होती है, मदद होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके सारे आपके प्रोटोजोआ के अंदर आपका आता है। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्लियर। तो चलिए इसके बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि मलेरिया रोग मादा एनोफिलस मच्छर के काटने से होता है, किंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह मच्छर मलेरिया के रोगाणु प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के वाहक होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि हर मच्छर के काटने से हमें मलेरिया नहीं होता। फीमेल एनोफिलस नाम की एक मच्छर होती है जो हमें काटती है, तब वो क्या होता है, हमें ये मलेरिया बीमारी होती है। पर ये जो मलेरिया बीमारी है वो किस वजह से होती है, उसका सही रीज़न है प्लाज्मोडियम, है ना। उसका सही रीज़न क्या है, आपका प्लाज्मोडियम है। ये जो प्लाज्मोडियम है वो क्या है, आपका प्रोटोजोआ है। तो ये क्या करते हैं, ये जो प्रोटोजोआ है वो क्या करता है, मच्छर के जो सलाइवा उसके लार में रहता है, और जैसे ही वो हमें काटती है तो ये प्लाज्मोडियम, ये जो प्रोटोजोआ है वो हमारे अंदर चली जाती है, और उस वजह से क्या होता है, हमें मलेरिया होता है। ठीक है, तो मच्छर काटता है, और वो जो प्रोटोजोआ किस में रह सकता है, सिर्फ फीमेल एनोफिलस, है ना, जो मच्छर है उसी के अंदर रहता है, इसलिए उसके काटने से क्या होता है, ये हमारे अंदर आता है और हमें बीमारी होती है। ठीक है, और रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में इन रोगों को पहुंचाने का कार्य करता है। और क्या करेगा, जो रोगी है उससे क्या करेगा, स्वस्थ में भी वो क्या करता है, फैला देता है ना। कुछ अन्य प्रोटोजोआ भी मनुष्यों और जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे एंट अमीबा और जियार्डिया आदि। तो यहाँ पर ये सिर्फ प्लाज्मोडियम में नहीं, कुछ और भी क्या है, आपके प्रोटोजोआ हैं जो क्या करते हैं, हमें बीमारियाँ पहुँचाते हैं। इससे होने वाला एक सामान्य रोग पेचिस है। ठीक है, जो आपका लूज मोशन होता है मोस्टली क्या होता है, यही प्रोटोजोआ की वजह से आपका होता है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए प्लाज्मोडियम और आपका एंट अमीबा देखते हैं। ठीक है, ये रहा आपका एंट अमीबा जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ये भी आपका प्रोटोजोआ है। और ये हो गया आपका प्लाज्मोडियम, है ना, जो क्या करता है, मच्छर के मुंह में रहता है, जिसके वजह से हमें मलेरिया होता है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि किस वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है ना, किस मच्छर के काटने से होता है, फीमेल एनोफिलस। ठीक है, और किस वजह से होता है, प्रोटोजोआ जो क्या है, प्लाज्मोडियम है। क्लियर इतना। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे जीवाणु के बारे में। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ था, बस इतना ही। अब हम देखेंगे जीवाणु, बैक्टीरिया के बारे में। ये भी बहुत सारे होते हैं, विभिन्न आकार के होते हैं। ये हमारे आसपास एवं अन्य सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ये हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। इन्हें सबसे पहले 1675 ईस्वी में एंटोनियो लीवनहॉक नामक के वैज्ञानिक ने स्वयं बनाए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले किसने देखा था, आपका एंटोनियो लीवनहॉक ने देखा था। उन्होंने खुद का क्या बनाया था, सूक्ष्मदर्शी बनाया था, और उसी से उन्होंने जीवाणु की खोज की थी। ठीक है, जीवाणु प्रायः गोलाकार, छड़ाकार, सर्पिलाकार होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या होंगे, गोलाकार के भी हो सकते हैं, छड़ रूप हो सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका क्या है, सर्पिला आकार के भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी देख सकते हैं, ये भी इसमें आपको क्या है, सिलिया पाया जा रहा है तैरने के लिए, है ना। ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपको अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, जीवाणु देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए जीवाणु को कुछ और अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो जीवाणु
क्या होते हैं हमारे लिए, जिस प्रकार आपका कवक यूज़फुल था, हार्मफुल था, उसी प्रकार क्या है आपका जीवाणु भी क्या है हमारे लिए यूज़फुल होता है। यूज़फुल कैसे होता है, जितने भी दलहन आपके जो पौधे होते हैं है ना, उसके जड़ को आप उखाड़ के देखेंगे, तो जड़ को उखाड़ के देखेंगे तो आपको कुछ ये गांठें दिखाई दे रही है ना। जब ये गांठें को आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है, तो गांठ का भाग देखिए, जड़ का भाग है, ये पोषक कोशिकाएं हैं और उसके अंदर आपको दिखाई देगा क्या, जीवाणु। ठीक है, तो ये जीवाणु को अगर आप और अच्छे से देखेंगे ये वाला भाग को, तो वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर, और इसे हम क्या बोलते हैं, जीवाणु बोलते हैं। इसका नाम होता है राइजोबियम। क्या रहता है, राइजोबियम। ठीक है, ये आपका क्या है, एक जीवाणु है जो क्या करता है, ये गांठे में पाया जाता है और क्या करता है, जितने भी नाइट्रोजन है ना, आपका जो नाइट्रोजन गैस है। अब क्या होता है, पौधे आपने पढ़ा होगा, जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन जो 70% आपका जो एटमॉस्फेयर पे रहता है उसको वो डायरेक्ट नहीं ले पाता है। तो वो जो डायरेक्ट नहीं ले पाता है उसमें कौन हेल्प करता है, आपका ये जो जीवाणु है वो क्या करते हैं, उसे हटाते हैं और अपना क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं, है ना। इस वजह से क्या है, जो जड़ है उसको रहने भी दे देता है, वो उसे क्या करता है, नाइट्रोजन देता है और वो उसे खाने पीने के लिए देता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो जीवाणु पाए जाते हैं आपके, वो क्या है आपका राइजोबियम, और वो क्या करता है, नाइट्रोजन गैस को अपघटन करके क्या करता है, जड़ों तक पहुँचाता है। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं, यह जीवाणु वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या जो स्वतंत्र है उसको उसका यौगिक बनाएगा और फिर उसको बदल के क्या करेगा, पौधों को देगा, जिससे भूमि उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, और एक और रीज़न भी है जिसके वजह से क्या हो जाता है, जो भूमि है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, इसलिए यह जीवाणु किसानों का मित्र कहलाता है। इसलिए इसे क्या कह सकते हैं हम, मित्र भी बोल सकते हैं, किसका, किसानों का, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जो क्या बोलते हैं, जो ज़मीन है उसे उपजाऊ बनाने में सहायता कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे। ठीक है, तो आवश्यक सामग्री क्या है, 2 कटोरियाँ, थोड़ा दूध, दही, चम्मच, गर्म करने का साधन। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसमें 2 कटोरी ले लेना है, दोनों कटोरी में दूध ले लेना है, एक कटोरी में दूध डालना, दही डालना है, दूसरे में नहीं डालना है। ठीक है, तो कटोरी में हम ले लेते हैं दूध और उसमें दही में डाल देते हैं, खा में हम क्या करेंगे, सिर्फ दूध रहेगा। ठीक है, दूध रहेगा और दही। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया, दही किस कटोरी में जमा, तो कौन सा, का में। दही क्यों जमा, क्योंकि इसमें हमने क्या डाल दिया था, दही को डाल दिया था दूध में, जिसके वजह से वो क्या हो गया, दही है ना। दही भी आप जो खाते हैं उसमें भी क्या रहता है, बहुत सारे आपको जीवाणु देखने को मिलेंगे और उस जीवाणु का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। ये क्या रहता है, एक जीवाणु है। ठीक है, जो आपको दही में देखने को मिलता है। जैसे ही आप दूध में डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, बहुत तेज़ी से क्या करने लगता है, अपने आप को खाता है और अपने आप को क्या करता है, बढ़ाता है ना, प्रजनन करने लगता है, जिसके वजह से वो पूरा दूध है वो दही में हो जाता है। अगर आप उसे गर्म करेंगे तो वो और तेज़ी से क्या होता है, बढ़ने लगता है। फिर उसे जब दही पूरी तरह बन जाती है, उसे रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें फ्रीज में उसे रखना पड़ता है, ताकि क्या हो जाए, जो ये बढ़ रहे हैं वो घट है ना, जो बढ़ना है वो बंद हो जाए। ठीक है, चलिए इसे और अच्छे से डिटेल से समझते हैं। दही में उपस्थित लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु दूध की शर्करा को अम्लीय पदार्थ में बदल देते हैं। ठीक है, तो दूध में बहुत सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जिसमें एक और क्या रहता है, शर्करा रहता है। तो उसी को क्या करता है, जो लैक्टोबैसिलस है, जीवाणु है, वो क्या करता है, अम्ल है ना, इस वजह से जो दूध है वो क्या हो जाती है, खट्टी हो जाती है। अम्ल में क्या कर देता है, उसे बदल देता है, जिससे दूध गाढ़ा होकर दही के रूप में बदल जाता है। ठीक है, और उसी वजह से क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है और दही कहलाता है। ये जीवाणु हल्के गर्म दूध लगभग 37 डिग्री में तेजी से वृद्धि और प्रजनन करते हैं। अगर उसे है ना, हर चीज़ का क्या होता है, प्रजनन करने का वो रहेगा, तो अगर वो क्या करेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस का ताप उसे मिल जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। इसलिए दही जमाने के लिए उसे हल्का गर्म स्थान पर रखा जाता है तथा जमने के बाद दही को फ्रीज में
या किसी ठंडे स्थान पर रख दिया जाता है। इसलिए जब तक ये उसे हमें दही करना रहता है तो हम उसे बाहर रखते हैं और फिर वो जैसे ही बन जाता है उसे हम क्या कर देते हैं, ठंडे जगह में रख देते हैं। ठीक है, जिससे जीवाणु की वृद्धि धीमी हो जाए और दही खट्टा ना हो पाए। ठीक है, तो अगर हम वैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, जितना खट्टा होना चाहिए था उतना हो जाएगा, नहीं तो और वो प्रजनन करते रहेंगे तो और ज़्यादा वो क्या होगा, खट्टी होती जाएगी। ठीक है, एक टाइम आएगा कि वो खराब हो जाएगा। कुछ जीवाणु जंतुओं, गाय, हिरण आदि के शरीर के अंदर रहते हैं। अगर हम जीवाणु की बात करें तो शरीर के है ना, कुछ जो जंतु रहते हैं उसके शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। शाकाहारी जंतुओं की आहार नली में रहने वाले जीवाणु सेलुलोज को पचाने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे क्या है आपका शाकाहारी है ना, जैसे आपका बकरी हो गया, गाय हो गया, जो भी घास खाते हैं उसके अंदर क्या रहता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, सेलुलोज है ना, ये कहाँ रहता है, लीफ में क्या पाया जाता है आपका, सेल्यूलोज पाया जाता है। उसे पचाने का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, कुछ जीवाणु चमड़ा शोधन, फलों के रस या शर्करा से सिरका बनाने आदि उद्योगों में भी उपयोग होते हैं। तो कुछ क्या रहेंगे, चमड़ा हो गया आपका है ना, शोधन, चमड़ा जहाँ पर बनता है उसको बनाने के लिए, फलों में रस या फिर शर्करा से सिरका बनाने के लिए कुछ जीवाणु का उपयोग किया जाता है। तो आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी हमारे घर में रखी खाने की बासी चीज़ों से दुर्गंध आने लगती है, क्योंकि सूक्ष्म जीव खाने की चीज़ों और अन्य जैव पदार्थों जैसे चमड़ा, लकड़ी, जीवों के मृत शरीर आदि को सड़ाकर गला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो सड़ने लगती है, सड़ेगी तो क्या दुर्गंध आएगी। अब वो क्या होते हैं, जो सूक्ष्म जीव है उसे सड़ा देते हैं, सड़ाने की वजह से दुर्गंध आती है ना। और यहाँ पर क्या रहते हैं, जो चमड़ा, लकड़ी, जीव है, ये सारे क्या होते हैं, आदि सड़ाकर गला देते हैं और इस प्रक्रिया को विघटन कहते हैं। अगर हम बात करें तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विघटन कहते हैं। यह प्रक्रिया लाभदायक भी हो सकती है और हानिकारक भी। अब ये जो विघटन की प्रक्रिया है या तो हमारे लिए लाभकारी भी हो सकती है या तो फिर हमारे लिए हानिकारक भी हो सकती है। लगातार विघटन की क्रिया से पर्यावरण प्रदूषण मुक्त रहता है और खाद बनती रहती है। अगर हम देखें तो लगातार विघटन हो रहा है तो जो पर्यावरण का जो प्रदूषण है वो क्या हो जा रहा है, वो घटते जा रहा है और क्या हो जाता है, खाद बनती रहती है। जीवाणु हमारे लिए उपयोगी ही नहीं, हानिकारक भी होते हैं। जैसे यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण से हमको बचा रहा है तो हमारे लिए हानिकारक भी है। किस प्रकार से, ये जीवधारियों में रोग उत्पन्न करते हैं। ये क्या करेंगे, जीवधारियों में रोग उत्पन्न भी करते हैं। मनुष्य में कई रोग जैसे हैजा, तपेदी है ना, मतलब कि टीबी, टेटनस, निमोनिया, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग आदि जीवाणु के कारण ही होते हैं। जितने भी आपने ये नाम पढ़ा है ये सारे क्या हैं, आपके पूरे क्या हैं, बीमारियां हैं जो क्या रहते हैं, आपको शरीर में पहुंचाते हैं। वो किसके वजह से होता है, जीवाणु के। तो ये सारी जो आपकी बीमारी हैं वो हम एक चैप्टर में डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कि आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या है, जितने भी अभी हमने टॉपिक पढ़े फिर से उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिसे हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि शाकाहारी पशु आसानी से घास पचा लेते हैं जबकि मनुष्य नहीं, क्यों, कारण लिखे। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि क्यों पचा लेते हैं, क्योंकि उनके आहार नली में जितने भी आपके शाकाहारी जीव होते हैं उसके अंदर क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है ना, जीवाणु पाया जाता है। जो जीवाणु है वो क्या करता है, सेलुलोज जो पत्तियों में पाई जाती है उसे खाने का काम करता है, पचाने का काम करता है, जिसके वजह से वो आराम से पचा सकते हैं। हमारे आहार नली में ऐसा भी कोई भी आपको बैक्टीरिया नहीं मिलेगा, इसलिए हम पचा नहीं पाते हैं। ठीक है, फ्रिज में फल, दूध, सब्जियां, अंडे, मांस इत्यादि काफ़ी समय तक खराब क्यों नहीं होते, क्योंकि वो ठंडा रहता है। ठंडा होने की वजह से जो जीवाणु है वहाँ पर अच्छे से उत्पन्न नहीं हो पाते, प्रजनन नहीं कर पाते, जिसके वजह से हमारा जो खाना पीना खाद्य पदार्थ है वो बहुत लंबे समय तक क्या रहता है, आपका सही रहता है। ठीक है, यदि कच्चे दूध में थोड़ा दही मिलाया जाए तो क्या दही बनेगा, हाँ ठीक है, उसमें भी क्या हो जाता है, आपका दही बन जाता है। हम दूध का उपयोग करने से पहले उसे उबालते क्यों हैं, क्योंकि दूध में भी बहुत सारे क्या होते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। तो अगर हम उसे उबाल देते हैं तो क्या हो जाता है, सारे जीवाणु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। मलेरिया किस सूक्ष्म जीव के कारण फैलता है, मलेरिया हमने देखा था प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के कारण होते हैं, उसके बारे में लिखें। वो क्या है, आपका जो प्लाज्मोडियम है वो प्रोटोजोआ है। जो मलेरिया जो प्रोटोजोआ है ना, वो किस में रहता है, एनोफिलस मॉस्किटो है, उसके मुंह के लार में रहता है। ठीक है,
फलीदार पौधे मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाते हैं? क्योंकि फलीदार जितने भी पौधे रहते हैं उसमें गांठें पाई जाती है, गांठे में राइजोबियम आपका बैक्टीरिया पाया जाता है जो क्या करता है मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक रहता है ना। वो क्या करता है, जो स्वतंत्र आपका क्या रहता है नाइट्रोजन रहता है उसका यौगिक बनाता है और क्या करता है पौधों को देता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन के आंसर भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सबसे लास्ट टॉपिक जो है आपका विषाणु, जिसे हम बोलते हैं वायरस। आपने कोरोना वायरस तो देखा ही होगा है ना। तो आप देख सकते हैं वो कितना ज़्यादा क्या कर सकता है, हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए वायरस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये अति सूक्ष्मतम जीव है। जितने भी हमने पढ़े, शैवाल पढ़ लिया, कवक पढ़ लिया, प्रोटोजोआ पढ़ लिया, जीवाणु पढ़ लिया, उस सब से छोटा क्या रहता है आपका वायरस रहता है। अन्य सूक्ष्म जीवों की तुलना में विषाणु इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। ठीक है, इसे हम किसकी सहायता से देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ये केवल अन्य पोषक जीवों के शरीर में ही वृद्धि कर सकते हैं। इनकी उपस्थिति का पता उन पोषक जीवों पर हो रहे इनके प्रभाव के द्वारा लगाया जा सकता है। पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जिसे हम नहीं देख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि ये क्या रहते हैं, जब तक ये बाहर पड़े रहेंगे तब तक ये वो ऐसे रहते हैं कि वो जीव नहीं है। जैसे ही वो बॉडी के अंदर, चाहे वो जंतु हो, चाहे पौधे हो, चाहे हम इंसान हो, उनके अंदर आते हैं तब वो क्या होता है सक्रिय और फिर अपना असर पता करते हैं। ठीक है, ऐसे विषाणु जो पौधे में रहते हैं उन्हें वनस्पति वायरस है ना। अब ऐसे जो पौधे में पाए जाएंगे वायरस उनके अलग होते हैं, उसे वनस्पति वायरस कहते हैं। जंतुओं में पाए जाने वाले विषाणु को जंतु वायरस कहेंगे, अगर जंतु में पाया जाएगा तो जंतु वायरस। तथा बैक्टीरिया में पाए जाने वाले वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ये तो पौधे में तो क्या बोलते हैं पादप वायरस, जंतु में है तो जंतु वायरस, अगर बैक्टीरिया में भी है तो उसे बैक्टीरियोफेज बोला जाता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज वायरस गंगा जल में पाए गए हैं। यह भी निश्चित नहीं है कि इन्हें सजीव कहा जाए अथवा निर्जीव। ठीक है, तो आप देखते हैं कि आप बोलते हैं ना कि जो गंगा का पानी है वो बहुत शुद्ध रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज पाया जाता है ना। बैक्टीरियोफेज क्या करता है, पानी को क्लीन करने में, साफ सुथरा रखने में सहायक रहते हैं। क्लियर, तो आप देख सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज कहाँ पाया जाता है आपका गंगा में। और आपको ये बोलने में अभी भी कंफ्यूजन है, क्यों? क्योंकि सजीव है या तो फिर उसको निर्जीव, सजीव और निर्जीव जीवाणु क्या बोलते हैं विषाणु को क्यों नहीं बोला जा सकता? क्योंकि वो निर्जीव रहते हैं जब तक कि वो शरीर के बाहर रहते हैं तो वो निर्जीव की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। जैसे ही वो शरीर के अंदर आ जाते हैं तब वो क्या करते हैं, आपका सजीव की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए वो क्या है, अभी भी कंफ्यूज है, इसलिए उसे क्या बोला जाता है, लिंक माना जाता है। ठीक है, लिंक माना जाता है जीवित और निर्जीव के बीच। ठीक है, क्योंकि पोषक कोशिका के बाहर ये निर्जीव कण की तरह होते हैं, अतः कुछ वैज्ञानिक इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी मानते हैं ना। तो इसे क्या कहते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को भी मानते हैं। तो आई होप कि आपको ये पैराग्राफ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। आप ये देख सकते हैं है ना, ये क्या है आपका वायरस है। ठीक है, और ये जो वायरस आपको दिखाई दे रहा है ये किसका है, एड्स का। ठीक है, तो ये एड्स का क्या है आपका वायरस है, जो क्या करेगा, किसी भी क्या बोलते हैं स्वस्थ आदमी के में जाएगा तो उसे क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। ठीक है, कुछ रोग जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, फ्लू, नेत्र रोग, कंजक्टिवाइटिस है ना, वाइटिस जिसे हम आँख आना भी कहते हैं, आदि बहुत तेज़ी से फैलते हैं। आप देख सकते हैं ये क्या होता है, बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं। एक इंसान को हुआ दूसरे इंसान को हो जाता है ना। तो ये क्या है आपका सर्दी जुकाम, जिसे हम वायरस की वजह से होता है। आपको बुखार हो गया, फ्लू हो गया, जो आपका आँख आना जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपका कंजक्टिवाइटिस है ना, जो क्या होता है अगर दूसरे को देख लोगे तो आपको भी हो जाता है। ये आखिर में है क्या आपका वायरस है। ठीक है, इनके अलावा रेबीज, पोलियो, खसरा, एड्स आदि भी मनुष्य में होने वाले विषाणु जनित रोग हैं, है ना। तो ये सारे किसकी वजह से हो रहे हैं आपके, ये रेबीज जो आपको क्या बोलते हैं कुत्ता काटता है तब होता है, खसरा हो गया, एड्स हो गया, ये सारे किसके वजह से होते हैं, विषाणु जनित रोग होते हैं, मतलब विषाणु के वजह से ही होते हैं। विषाणु अन्य जंतुओं और पौधों में भी अनेक रोग पैदा करता है। ठीक है, ये सिर्फ इंसान में नहीं, पौधे में भी पाए जाते हैं, उसमें भी होते हैं। अन्य जंतु रहते हैं उसमें भी क्या करते हैं आपका रोग उत्पन्न करते हैं। आपने अखबारों, टेलीविज़न
और रेडियो के द्वारा HIV जानलेवा होता है ना, ये पढ़ा ही होगा। वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, HIV जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, भयानक आपका बीमारी है। आपने अखबार और टेलीविज़न या तो फिर किसी न किसी तरह से सुन ही लिया होगा। इसके कोई इलाज नहीं है, किंतु बचाव के उपयोग को अपना कर इसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो क्यों ऐसा जानलेवा बोला गया है? जितने भी अगर बुखार है आप गोली खा सकते हैं, सर्दी हो रहा है गोली खा सकते हैं, कैंसर का भी इलाज है, लेकिन जो HIV है उसका अभी तक क्या है, जो एड्स है उसका अभी तक क्या है, कोई इलाज नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसका बचाव कर सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं, तो आप एड्स से बच सकते हैं। इसलिए सभी संचार माध्यम लोगों को सचेत कर रहे हैं ना, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इससे बचने का प्रयास करें। आपको न्यूज़पेपर वगैरह सारी चीज़ों में बताते हैं कि कैसे इससे बचाव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, है ना, जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या है, एड्स फैलाने वाले विषाणु का नाम लिख। क्या है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो एड्स फैलाते हैं, है ना, उसका जो वायरस है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम होता है HIV। ठीक है, HIV वायरस है जिसके वजह से क्या होता है, एड्स होता है। एड्स बीमारी है और HIV आपका वायरस है। ठीक है, तो HIV और आपका एड्स का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो HIV का फुल फॉर्म होता है आपका ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, HIV का फुल फॉर्म होता है। अब एड्स का पूछा गया है, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है आपका एक्वायर्ड, ठीक है, इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये आपका क्या है, फुल फॉर्म है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका क्या है, सूक्ष्म जीवों का हमला और हमारे शरीर द्वारा मुकाबला। ठीक है, तो आपने देखा है कि बहुत सारे आपको सूक्ष्म जीव मिल जाएंगे। शैवाल हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, कवक हो गया, ये सारे क्या होते हैं, हमें कुछ ना कुछ बीमारी तो देते हैं। तो अब हमने ये भी पढ़ा है कि वो पूरे क्या होते हैं, हवा पानी हर जगह, है ना, क्या बोलते हैं, करोड़ों तादाद में क्या रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। तो हर टाइम तो हम बीमार नहीं पड़ते हैं, हर टाइम हमें क्या होता है, रोग नहीं लगता है। अब इसका कारण क्या है, ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में क्या रहते हैं, WBC वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, इन सभी से हमें बहुत सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में हम पढ़ते हैं कि सूक्ष्म जीव अगर हमला करते तो हमारा शरीर किस प्रकार से उसे बचाता है। आपने देखा हमारे आसपास हवा, पानी, मिट्टी तथा खाद्य पदार्थों में रोग पैदा करने वाले अनेक सूक्ष्म जीव उपस्थित है, जो प्रदूषित पानी, भोजन, हवा, दूषित रक्त या वाहक जीवों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो देख सकते हैं बहुत सारे किसी भी तरीके से हमारे अंदर प्रवेश तो वो कर ही देते हैं। अगर पानी गंदा है पी लिया तो भी हमारे अंदर आ गए, है ना, हवा चल रही है उसकी अगर हम सांस ले रहे हैं उससे हमारे अंदर आ जाते हैं, किसी हमने पशु को छुआ है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया था हमारे अंदर आ गया है। तो अलग अलग माध्यम से किसी ना किसी तरह हमारे अंदर तो आ ही जाते हैं। तो किंतु हम हर समय रोगग्रस्त नहीं होते, इसका कारण है हमारे शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता। ठीक है, तो हर टाइम हम क्यों नहीं बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी क्षमता है कि हम इस सारे सूक्ष्म जीव है उससे हम लड़ सके। ठीक है, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, क्योंकि वो क्या कर रहा है, हमें उससे बचा रहा है। सबसे पहले तो रोगाणु हमारी त्वचा, नाक और गले की म्यूकस झिल्ली, आंसू, नाक के बालों आदि के द्वारा रोक दिए जाते हैं। तो हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों को रोकने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा त्वचा है, त्वचा में अगर ऊपर है तो अंदर जा नहीं पा रहा है। नाक हो गया, नाक में बाल है ना, जिसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे धूल वूल मिल लेते हैं, मतलब वो भी हम बचाता है। गले की म्यूकस अगर हमारे मुंह से चले जा रहा है तो वहाँ पर भी म्यूकस पाया जाता है, उससे भी क्या हो जा रहा है, वो बच जाते हैं। आंसू से, नाक के बालों आदि द्वारा क्या होते हैं, आपका कान में भी आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर भी क्या होते हैं, चिपचिपा पदार्थ होता है जो क्या करता है, सारी चीज़ों को रोकने का काम करता है। ठीक है, कुछ रोगाणु मूत्र और पसीने के द्वारा भी बाहर भेज दिए जाते हैं। अब वो क्या है, मूत्र है, पानी है,
हाँ, रोगाणु पसीना और मूत्र के द्वारा क्या होते हैं, अगर शरीर में है तो उससे क्या हो जाते हैं, बाहर भेज दिए जाते हैं, और कुछ शरीर में रहकर भी कोई नुकसान नहीं कर पाते। ठीक है, अगर रह भी गए तो क्या होते हैं, कुछ नुकसान नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास है WBC जो क्या करता है, लड़ता है। आपने पढ़ा है कि हमारे रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं होती है जो हमारे शरीर की आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना का कार्य करती हैं और शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं पर आक्रमण करके उन्हें समाप्त कर देती है। तो जितने भी आपके क्या होते हैं, रोगाणु होते हैं, उसे वो लड़ेगा और लड़के क्या कर देता है, उसे पूरी तरह से समाप्त कर देता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे रहते हैं। जितने भी रोगाणु होते हैं हमारे रक्त में WBC पाया जाता है, श्वेत कणिकाएं पाई जाती है जो क्या करती है, हमें बचाने का काम करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारे अंदर पाई जाती है। ठीक है, एक बार जब हमें कोई रोग हो जाता है तो हमारे शरीर में उस रोग से विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है और हमारा शरीर उस रोग से बचने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपको एक बार बुखार हो गया तो WBC को समझ आ जाएगा कि आपको बुखार हो रहा है, तो उस प्रकार से वो प्रतिरोधक चीज़ें बनाता है जिससे वो क्या करेगा, उससे लड़ लेता है। ठीक है, जैसे कि आपका कोरोना वायरस, आपको वैक्सीन लगा हुआ है। ठीक है, वैक्सीन में क्या था, वो एक्चुअली कोरोना वायरस आपको दिया गया था, तो वो क्या किया, जैसे ही आपके अंदर वायरस आया तो फिर क्या है, हमारा WBC उससे लड़ने के लिए क्या किया, आ गया है ना। अब कभी भी वो वायरस आपके अंदर आएगा तो WBC आराम से उससे क्या कर सकता है, लड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ बस वही बोला गया है कि अगर जब कोई रोग हो जाता है हमारे शरीर में, उस रोग के विरुद्ध क्या हो जाता है, प्रतिरोधक क्षमता अपने आप क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, और फिर कभी भी वो आता है तो हम उससे बच जाते हैं। कुछ विशेष रोगों जैसे पोलियो, खसरा, चेचक, TB आदि के लिए टीकाकरण शरीर में इन रोगों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना ही है। आपको जो टीका लगाया जाता है छोटे में, ताकि वो क्या हो सके, आप उन सब बीमारी के लिए आपका क्या हो जाए, विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता हो जाए, कि कभी भी आपके बॉडी में प्रवेश हो आपका WBC तुरंत उसे क्या कर दे, भगा दे। ठीक है, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम होने और रोगाणु की संख्या तेजी से बढ़ने से रोग का संक्रमण हो जाता है। तो आपका क्या हो जाता है, कभी भी जब आप बीमार पड़े, इसका मतलब ये है कि जो आपका प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो गया है, और क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया की जो मात्रा है वो आपके बॉडी में ज़्यादा होते जा रही है, जिसकी वजह से आप क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, जिससे बुखार और रोग के दूसरे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, ऐसे में डॉक्टर की सलाह में उचित दवा लेकर बीमार होने से बचा जा सकता है। जब ऐसा हो जाता है तो क्या करते हैं, हम दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयाँ हमें हेल्प करती है कि हम क्या कर सके, उसे भगा सके। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब जितने भी हमने क्या किए हैं, टॉपिक पढ़े हैं, उससे रिलेटेड फिर से यहाँ पर क्वेश्चन है, तो चलिए इसे क्या करते हैं, डील करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपके साथी को सर्दी जुकाम है, साथ रहने के कारण आपको भी सर्दी जुकाम हो गया, क्यों, कारण लिखिए। क्योंकि ये जो सर्दी बुखार है वो किसके वजह से होता है, विषाणु की वजह से होता है। वो विषाणु क्या हो गया, आपके फ्रेंड से आपके में चल गया, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपको सर्दी बुखार हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है, आपको सर्दी जुकाम हो गया है, साथ रहने के बाद आपके कुछ साथियों को सर्दी जुकाम होता है और कुछ को नहीं, ऐसा क्यों। तो यहाँ पर क्यों होता है, क्योंकि आपको सर्दी बुखार है, वो जो वायरस है वो फैलेगा ही, है ना। तो जिसके बॉडी में जो क्या बोलते हैं, विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, वो क्या हो जाते हैं, उससे लड़ जाते हैं और उससे सर्दी बुखार नहीं होता। जिसमें ये कम होती है वो क्या होते हैं, लड़ नहीं पाते, उससे सर्दी बुखार हो जाता है। तो आई होप कि आपको दोनों समझ में आ गया होगा और आपको कोई भी डाउट नहीं है। फिर तीसरा है, एक ऐसे रोग का नाम बताएं जिसका इलाज नहीं है किंतु इसे बचाव के उपयोग है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, किसका इलाज अभी तक के नहीं निकला है, एड्स का कोई भी अभी तक के इलाज नहीं निकला है, लेकिन अगर हम प्रिकॉशन ले लेते हैं तो इससे बचा जा सकता है। विषाणु अन्य जीवों की तुलना में विचित्र जीव क्यों कहलाते हैं, क्योंकि वो अगर बाहर है तो निर्जीव है, अगर अंदर है तो सजीव है, इसलिए उसे वैज्ञानिक क्या कहते हैं, कड़ी कहते हैं, निर्जीव और सजीव के बीच। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे और कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बस हमारा होता है चैप्टर समाप्त एंड आई होप कि सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हैं। तो चलिए एक जल्दी से रिकैप देखते हैं कि हमने आखिर इस चैप्टर में क्या क्या देखा है, पढ़ा है। तो पहला, हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। हमें पहले से ही पता कि बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं एंड इनमें से जो हमारी आंखों से दिखाई देते हैं उन्हें बड़े जीव, तथा जिन्हें हम आंखों से नहीं किंतु सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। जो हम आंखों से देख लिए बड़े जीव हैं, जो हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
नेक्स्ट, सूक्ष्म जीव हवा, पानी, मिट्टी, जीव जंतुओं के शरीर के ऊपर और अंदर अर्थात किसी भी परिस्थिति में जीवित रहने वाले ये जीव सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। जो सूक्ष्म जीव है आपको हवा, पानी है ना, शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, हर जगह देखने को मिलेंगे। हर परिस्थिति में वो क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, तो आपको हर जगह वो देखने को मिल जाएंगे। सूक्ष्म जीवों के प्रमुख समूह हैं, है ना। तो हमने क्या देखा था कि 5 प्रकार से बांटा गया था, क्या क्या, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु और विषाणु, है ना। सूक्ष्म जीव लाभदायक तथा हानिकारक दोनों होते हैं। तो ये जो सूक्ष्म जीव है उसे हमने 5 में बांट दिया है, और ये हमारे लाभकारी भी होते हैं और क्या कहते हैं, हमारे लिए नुकसानदायक भी होते हैं। लाभदायक सूक्ष्म जीव विभिन्न उद्योगों में तथा भोज्य उत्पादों के निर्माण में उपयोगी होते हैं, जैसे दही, डबल रोटी, इडली, डोसा आदि बनाने में। तो कुछ जो लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं वहाँ पर सब देख सकते हैं कि उद्योग, बड़े बड़े विभिन्न उद्योगों में, है ना, भोज्य के उत्पादन में, निर्माण करने में वो क्या करते हैं, सहायक होते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव विभिन्न जीवों से अलग रोग उत्पन्न करते हैं, जबकि जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग रोग उत्पन्न करते हैं। पदार्थों के सड़ने, गलने तथा भोज्य पदार्थ के खराब होने का कारण भी हानिकारक सूक्ष्म जीव ही होते हैं, जो हमारा भोजन को खराब कर रहे हैं, है ना, हम सड़ा रहे हैं, चीज़ों को गला रहे हैं, वो सारे क्या होते हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव ही होते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे और कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है जो हमें रोगी होने से बचाती है। तो हमारे बॉडी में क्या होती है, विरुद्ध प्रतिरोधी क्षमता होती है, जो हमें बहुत सारे जीवाणु हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया, उससे हमें क्या करती है, जो रोगाणु होते हैं उससे हम क्या करती है, बचा के रखती है। नेक्स्ट, इसे लोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से रोगाणु की संख्या बढ़ जाती है, जिससे रोग का संक्रमण हो जाता है। अगर ये इसमें हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है, तो जो जीवाणु हैं, उसकी रोगाणु है, उसकी क्या होती है, क्षमता हमारे अंदर जो उसकी संख्या वो बढ़ती जाती है, और बढ़ने की वजह से हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों से होने वाले संक्रमण तथा रोगों से बचने के लिए हमें स्वच्छ और स्वस्थ आदतों का विकास करना चाहिए, है ना। हमेशा आप हाथ धोते रहोगे, नहाओगे, डेली ब्रश करते रहोगे, तो जो स्वस्थ है, जो अच्छी आदत है उसे अपनाओगे तो आप बीमार क्या होगे, कम पड़ोगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये हमने सीखा भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, कुछ अभ्यास करते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो पहला क्या है, आपका सही उत्तर का चयन करना है। तो हमको क्या करना है, चूज अल्टरनेटिव करंट अल्टरनेटिव। तो सबसे पहले क्या है, वस्तुएं जो हमें दिखाई नहीं देती वे आकार में होती हैं। ऐसे वस्तुएं, ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमें नहीं दिखाई देते वो कितने कम होते हैं, 1 माइक्रोन से छोटी, 10 माइक्रोन से छोटी, 100 माइक्रोन से छोटी या 1000 माइक्रोन से छोटी। तो हमने शुरू में ही पढ़ा था कि क्या होता है, 100 माइक्रोन से छोटी होती है, तो हमें अपने खुली आंखों से दिखाई नहीं देती है। दूसरा, जीवाणु को अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सबसे पहले देखने वाले वैज्ञानिक थे, है ना। ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, खुद का सूक्ष्मदर्शी बताया था और जीवाणु देखा था। तो कौन थे, रॉबर्ट हुक थे, एंटोविनो लोवेनहुइक थे, एडवर्ड जेनर थे, लुई पास्चर थे। तो सबसे पहले किसने देखा था, एंटोनी वॉन लियोनहॉफ, उन्होंने देखा था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दोनों अल्टरनेटिव समझ में आ गए होंगे और इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला रोगाणु है, किस रोगाणु की वजह से होता है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, विषाणु है या कवक है। तो हमने देखा था वो क्या होता है, प्रोटोजोआ, है ना। तो प्रोटोजोआ की वजह से हमें क्या होता है, मलेरिया होता है। नेक्स्ट, चने के पौधे की जड़ों में रहता है, क्या रहता है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। तो हमने देखा था जीवाणु, और उस जीवाणु का नाम क्या है, राइजोबियम। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, कुकुरमुत्ता मशरूम है ना। तो अब देखिए मशरूम आ गया, तो वो क्या हो गया, प्रोटोजोआ, शैवाल, पुष्प या फिर कवक। तो हमें पता है कि क्या है आपका, कुकुरमुत्ता क्या है आपका, कवक है, फंगी के अंदर आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, HIV एड्स का संक्रमण होता है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, कवक द्वारा। तो हमें पता है कि ये किसकी वजह से होता है, विषाणु वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा होता है चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट, एंड आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।